जय हिंद विद्यार्थियों। मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला से। आज हम पुनः कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र अध्याय 1 विकास का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था भूमिका, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, औसत आय और आय और अन्य मापदंड। तो अंतिम बिंदु से जोड़ते हुए हम पुनः आगे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि किसी भी देश के विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय या औसत आय सही है, किंतु केवल औसत आय को न लेकर ही हम अन्य मापदंड के आधार पर ही भी हम किसी देश के विकास के स्तर को मापेंगे। जैसे कि इस तालिका में कुछ राज्य लिए गए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। अब हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है, उससे कम केरल की, उससे कम बिहार की। तो इस तालिका के आधार पर निश्चित ही हम यह कहेंगे कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यह राज्य जो है वो सबसे अधिक समृद्ध है केरल की तुलना में, बिहार की तुलना में। किंतु जैसे कि अभी अपन ने अंतिम बिंदु देखा था, किसी भी देश के विकास के मापदंड को न केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जाना चाहिए बल्कि अन्य मापदंडों के आधार पर मापना चाहिए। तो वह अन्य मापदंड होते हैं शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात। किसी भी राज्य की या देश की शिशु मृत्यु दर के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस देश या उस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी दी जा रही हैं, या साक्षरता दर के आधार पर हम देख सकते हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। निवल उपस्थिति अनुपात के आधार पर हम देख सकते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, शिक्षा पूरी ले रहे हैं अथवा बीच में ही शिक्षा छोड़ दे रहे हैं। तो अन्य मापदंड के आधार पर यदि हम देखें, जहां हम देख रहे थे कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है, किंतु इस तालिका के आधार पर अन्य मापदंडों के आधार पर हम देख रहे हैं कि हरियाणा जो है वो केरल से पीछे चला गया है। कैसे चला गया पीछे? कि हरियाणा में शिशु मृत्यु दर जो है वो, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, शिशु मृत्यु दर यानी प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर रहे हैं, यानी 1 वर्ष के पहले ही वो बच्चे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि हम देखें यहाँ हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे मर रहे हैं, किंतु केरल में 1000 में से 10 बच्चे मर रहे हैं। तो केरल की स्वास्थ्य सुविधाएं जो हो वो हरियाणा की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हैं। क्यों माना हमने ज़्यादा अच्छी हैं? क्योंकि यहाँ मात्र 10 बच्चों की मौत हो रही है और यहाँ तो 30 बच्चों की मौत हो रही थी। तो जहाँ हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, किंतु यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो हो केरल से बेहतर नहीं है, इसकी अपेक्षा केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर हैं। इसी प्रकार से साक्षरता दर हम देखें तो यहाँ भी हरियाणा पीछे चला गया है, कि हरियाणा में तो मात्र 82 है साक्षरता दर और यहाँ पर 94 है। तो यहाँ साक्षरता दर जो है वो अधिक है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। इसी प्रकार से निवल उपस्थिति अनुपात यदि हम देखें तो यहाँ पर 61 है और केरल की कितनी है? 83 है। तो यहाँ भी जो है वो केरल की उपस्थिति अनुपात 83 है, अधिकतम है। तो कहने का आशय यही है कि केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हम विकास को ना मापें, इसके साथ साथ अन्य मापदंड के आधार पर हम माप सकते हैं। यहाँ जहाँ हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा जो है वो यहाँ केरल से पीछे चला गया है। तो विकास के स्तर को हम अन्य मापदंडों के आधार पर भी माप सकते हैं। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ कहने का आशय यही है कि किसी देश में यदि लोगों के पास बहुत से पैसे हैं, किंतु केवल उस आय के माध्यम से ही हम नहीं माप सकते, यानी आय ही पर्याप्त सूचक नहीं है किसी भी देश के या राज्य के विकास को मापने के लिए। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास पैसे हैं, द्रव्य है, तो उस पैसे या द्रव्य के माध्यम से हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। हम सोचे कि हमारा देश जो है प्रदूषण मुक्त हो जाए, हमारे पास तो बहुत से पैसे हैं, तो यहाँ पैसे कोई काम के नहीं। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि हमको अच्छी दवाएं मिल जाए,
बिना मिलावट के दवा मिल जाए, तो ये भी आवश्यक नहीं कि हम पैसे से ही सारी सुविधाएं खरीद सकें। तो यहाँ हम देखेंगे कि केवल पैसे के माध्यम से ही हम किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए हमें बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी चाहिए होती हैं जो कि जिनका कि पैसों से कोई लेना देना नहीं है, पैसों के माध्यम से नहीं ली दी जा सकती। और वहाँ हम देखेंगे उसके लिए हमें सार्वजनिक सुविधाएं की आवश्यकता है या बहुमत की आवश्यकता है। केवल एक से कुछ नहीं होता, मिलकर हमें वो सारे कार्य करने होंगे। अब सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? ऐसी सुविधाएं जो सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, यानी आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं। सामान्यतः यह सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जो सभी के उपयोग हेतु होती हैं। उसका उदाहरण है जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क आदि। अब हम यदि स्कूल की बात करें कि यदि हमारे गांव में कोई भी एक बच्चा पढ़ना चाहता है, तो क्या वो पढ़ पाएगा? यदि उसके गांव में स्कूल भी नहीं है तो मेरे अंदाज से शायद वो नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, यदि उस गांव में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, तब सरकार वहां ये कदम उठा सकती है कि वहां स्कूल खोलेगी। तब वहां एक के साथ साथ सारे बच्चे, अधिकांश बच्चे जो है वो शिक्षा व्यवस्था का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें स्वास्थ्य सुविधाएं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी सरकार कार्य कर रही है कि यदि ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य की सेवा लेनी है तो सरकार जगह जगह अस्पताल खोल रही है, स्कूल खोल रही है, पार्क, सड़क। इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम राशनिंग की दुकान भी कहते हैं। अब राशनिंग की व्यवस्था यदि जिस देश में या जिस राज्य में अच्छी चल रही है, यानी वहाँ के लोगों को अनाज मिल रहा है, वो देश जो है विकास कर रहा है। अब यहाँ विकास से आशय यही है कि लोगों को सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। तो यहाँ सार्वजनिक सुविधाओं के आधार पर हम मान सकते हैं कि वो देश जो है वो विकास कर रहा है। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। मानव विकास रिपोर्ट, जिसे हम मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं या इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट का उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। मानव विकास के आधार पर, अब मानव विकास जो है वो 3 चीजों के माध्यम से मापते हैं। वो 3 चीजें होती हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इनके माध्यम से हम किसी भी देश के मानव विकास को माप सकते हैं। अब जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। जीवन प्रत्याशा यानी आशय होता है जन्म के समय संभावित आयु। अब जन्म के समय संभावित आयु यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो हम कह सकते हैं कि वह कितने वर्ष तक जीवन जिएगा। तो यहाँ भी हम औसत को लेकर चलते हैं कि जैसे यदि हम भारत देश की बात करें तो भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 68 वर्ष है, 68। अब हम कहें यदि भारत में जीवन प्रत्याशा यानी संभावित आयु 68 वर्ष है और यदि कोई 25 वर्ष में ही मर जाता है या 90 वर्ष का व्यक्ति क्यों जीवन जी रहा है, यहाँ तो 68 है। तो यहाँ हम औसत को लेकर चलते हैं, अधिकांश व्यक्ति जो है वो 68 वर्ष तक जीवन जीते हैं, तो वो कहलाता है जीवन प्रत्याशा। यहाँ आशा शब्द जुड़ा हुआ है यानी संभावना, संभावित आयु। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये एक संकेतक होते हैं जिनको कि जो कि एक समग्र आंकड़ों यानी इनको एक साथ, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय को एक साथ मिलाकर हम उन आंकड़ों को लेकर मानव विकास का सूचकांक जो है वो बनाते हैं। उसके माध्यम से हम विकास को मापते हैं। यह तालिका है 2017 की। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े लिए गए हैं। अब इस तालिका में हम यदि देखें तो विभिन्न देश हैं, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। यहाँ कॉलम बने हुए हैं प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर में। अब यदि हम देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो देशों के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डॉलर को एक सही मानक माना गया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों में जो अलग अलग मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, लेकिन डॉलर के माध्यम से डॉलर में क्रय शक्ति क्षमता देखी जाती है ना, एक डॉलर में उस देश में कितनी वस्तुएं सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। तब हम डॉलर में ही इनको हम तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखते हैं। जन्म के समय संभावित आयु यानी जीवन प्रत्याशा जो अपन ने भी देखा था,
इसी प्रकार से विद्यालयीन औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, और अंत में विश्व में मानव विकास सूचकांक SDI का क्रमांक। तो इसके माध्यम से हम विभिन्न देशों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत, जैसे कि डार्क अक्षर में लिखा हुआ है, भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय है 6,353, किंतु श्रीलंका इससे आगे है। श्रीलंका की 11,326 है, म्यांमार की इससे भी कम, ये क्रम से हैं। तो यहाँ हम देखें तो भारत की स्थिति से बेहतर स्थिति किसकी है? श्रीलंका की है। इसी प्रकार से संभावित आयु, अब संभावित आयु भारत में 68.8 है, किंतु श्रीलंका में इससे अधिक, यानी यहाँ 75.5 वर्ष तक जीवन जीते हैं, यानी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भारत से बेहतर है। तो यहाँ भी श्रीलंका जो है भारत से आगे है। फिर इससे कम म्यांमार है, इससे कम पाकिस्तान है, और नेपाल जो है वो, नेपाल भी जो भारत से आगे है। बांग्लादेश भी भारत से आगे है। फिर विद्यालयीन औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ भी भारत की 6.4 है, किंतु श्रीलंका यहाँ इससे भी आगे है, 10.9 है, और बाकी देश जो है भारत से पीछे हैं। इसी प्रकार से मानव विकास सूचकांक देखें तो यहाँ भारत का कितना है? 130, यहाँ 76। अब यहाँ बात हो रही है क्रमांक की। क्रमांक की बात करते हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी यदि हम प्रथम की बात करें यानी वो द्वितीय से आगे है, और तृतीय की बात करें तो तृतीय जो है वो द्वितीय के बाद है। तो क्रमांक जब हम देखते हैं तो कम नंबर को हम ज्यादा मानेंगे, यानी यहाँ 76वां क्रमांक है, लेकिन यहाँ कितना है? इससे काफी पीछे है क्रमांक है इस कॉलम में। तो 76 से है, 76 से यहाँ पर कितना है? 130 क्रमांक है। तो यहाँ भी हम देखेंगे श्रीलंका आगे है और भारत जो है वो पीछे है। यानी यहाँ हम इस तालिका में तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत की स्थिति से अधिक स्थिति किसकी अच्छी है? ये श्रीलंका की है। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय, संभावित आय, इन सब के आधार पर हम किसी भी देश के विकास के आधार पर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता से आशय क्या है कि प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग हमें ऐसे करना होगा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। अब प्रकृति से प्राप्त संसाधन, प्रकृति से हमें जो भी संसाधन प्राप्त हैं, जो भी हमें पर्यावरणीय चीजें प्राप्त हो रही हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं, किंतु उसका प्रयोग हम ऐसे करने लगते हैं कि ये तो हमको मुफ्त में मिल रही हैं, तो हमको उसका अनावश्यक दोहन करने लगते हैं। आवश्यकता से अधिक पानी बह रहा है, नल में तो बह रहा है, या कुछ प्रकृति से भी हमें चीजें प्राप्त है, उसका प्रयोग हम अनावश्यक दोहन के रूप में कर रहे हैं, जबकि हमें उनका प्रयोग ऐसा करना चाहिए कि जितनी हमें जरूरत है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी तो है। यदि हम उनका अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे और फिर वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यहाँ कहने का आशय यही है कि यदि हम देश में विकास कर रहे हैं तो विकास के लिए हम संसाधनों का प्रयोग ऐसे ना करें कि हम सोचे कि वो तो हमको पूर्वजों से प्राप्त है। यदि हमारा मकान है, जमीन है, तो हम बड़े शान से कहेंगे ये तो हमें को उत्तराधिकारी हमको प्राप्त है, अपने दादा से परदादा से प्राप्त है। किंतु यहाँ प्रकृति के साथ हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो हमें पूर्वजों से प्राप्त, इसका प्रयोग हम ऐसे करें कि हम इसको बचा कर रखें ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी दे सके। तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमने ये बच्चों से उधार लिया है, यानी अभी हमें बच्चों के लिए भी इसको बचने देना है ताकि वे भी इसका उपयोग करें। तो प्रकृति, हमें संसाधनों का प्रयोग ऐसे करना है। एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं कि जैसे एक कहावत है कि यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाएं। यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो जब हम 2 पेड़ लगाएंगे तो वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। तो विकास की धारणीयता का आशय यही है कि संसाधनों का प्रयोग हम ऐसे करें कि ना केवल हम अनावश्यक प्रयोग करें, हम सीमित मात्रा में प्रयोग करें, जितनी हमें आवश्यकता हो उतना प्रयोग करें, उनके माध्यम से विकास कार्य करें, किंतु हम उसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखें या उनका भंडारण करें या उनको आगे हम ऐसे बढ़ाएं ताकि उनके भी काम आ सके। तो संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन।
यदि हम नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं नवीकरणीय संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरण करने की क्षमता या सामर्थ्य रखते हैं, यानी उनका हम नवीकरण कर सकते हैं, वो पुनः हमको प्राप्त हो जाते हैं, जल्दी खर्च नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं वे सूर्य, पवन ऊर्जा, पानी, मिट्टी, जंगल इत्यादि को शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ये संसाधन आते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधन असावधानी पूर्वक प्रयोग करने के कारण नष्ट हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन तो होते हैं लेकिन हम उनको असावधानी पूर्वक यदि प्रयोग करें तो बहुत लंबे समय तक के लिए वो नष्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण ये हैं। कुछ होते हैं अनवीकरणीय संसाधन या गैर नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं, इनका भंडारण जो है वो सीमित होता है, उनके नवीकरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम आदि पूर्ण रूप से बाहर निकाल लिए जाते हैं तो उनको उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष लग जाते हैं, यानी इनका भंडारण जो है वो सीमित है। इनका प्रयोग यदि हम करें तो इनका हम नवीकरण जल्दी नहीं कर सकते। इस अध्याय का सार यही है कि विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। जैसा कि हमने पहले देखा कि विकास के अंतर्गत विभिन्न लोगों के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, धारणाएं होती हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, तो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न चलते रहते हैं। हर वक्त हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं वो विकास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। तो यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें या हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के सदस्य होने के नाते देखें, या इससे भी ऊपर जाएं तो हम राज्य या देश के आधार पर देखें, तो हर जगह यह प्रश्न पूछने की हमें आवश्यकता होगी कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश यदि अल्प विकसित है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाना चाहेगा, और कोई विकसित राष्ट्र है तो और आगे बढ़ना चाहेगा या अपने विकसित राष्ट्र के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहेंगे। तो विकास के जो लक्ष्य हैं इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि विकास पर बहस जारी है। इससे जुड़े हुए कुछ हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। तो अध्याय में हमने क्या देखा था कि किसी भी देश के विकास की यदि हम बात करें तो केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि अन्य मापदंड के आधार पर भी तय किया जाता है, जो होते हैं प्रति व्यक्ति आय भी होती है, साक्षरता दर भी होती है, स्वास्थ्य स्थिति भी होती है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो हमने विभिन्न देशों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हमने एक तालिका देखी थी, उस तालिका से हम देखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा देश भारत से बेहतर है, तो यहाँ हमने देखा था इसका उत्तर है श्रीलंका। तो श्रीलंका की स्थिति जो है वो मानव विकास के लिहाज से बेहतर है। मानव विकास में हमने जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय, इसके आधार पर हम मानव विकास के आंकड़े समग्र रूप से लेते हैं, जिसके आधार पर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो भारत श्रीलंका चूंकि छोटा सा देश है लेकिन भारत से कहीं उसकी स्थिति जो है वो बेहतर है। प्रश्न, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणीयता को हमने पर्यावरणीय उसके अंतर्गत देखा था, प्राकृतिक संसाधन जो विकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि हमें विकास की धारणीयता से आशय निरंतरता, यदि हमें विकास करना है निरंतर, तो धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर है धारणीयता से अभिप्राय सतत पोषण विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान भावी पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। विकास के लिए यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो उसका प्रयोग केवल हम ही ना करें, वर्तमान पीढ़ी ही ना करे, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम रहने दें। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि देखा जाता है कि उन संसाधनों का प्रयोग कभी-कभी अनावश्यक अतिरिक्त दोहन, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक दोहन किया जाता है। संसाधन चाहे वो नवीकरणीय हो चाहे वो अनवीकरणीय हो, सारे संसाधन जो है वो कभी कभी ऐसे प्रयोग किए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो शीघ्र ही समाप्त न हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो नहीं बचेंगे। यदि वो समाप्त हो जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका उपभोग कैसे करेगी। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना, धारणीयता का अर्थ होता है निरंतर जारी रखना, तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीढ़ी के लिए संसाधन भी बचे रहें। तो यहाँ धारणीयता का विषय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम विकास कर रहे हैं तो विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि वो समाप्त हो जाएं। हमें उनका प्रयोग भी करना है सीमित मात्रा में और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना है और उसको बढ़ाना भी है। जैसे कि मैंने बताया था, यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हम 2 पेड़ लगाएं। कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए कैसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब इनके मैं उत्तर आपको नहीं बताऊंगी लिखकर, आपको स्वयं मन से लिखना है। जैसा आपने समझा आप अपनी भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसमें क्या लिखेंगे कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए कैसे भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हमने एक उदाहरण देखा था कि यदि हाईवे का निर्माण किया जा रहा है तो ये जिनको वो सुविधाएं मिल रही हैं या सरकार विकास का कार्य कर रही है, किंतु यदि उस क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी यदि जमीन जा रही है तो वो उनके लिए विकास नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य विकास को लेकर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई बात किसी के लिए विकास हो और हो सकता है कोई बात किसी के लिए विकास ना हो। तो आपको समझकर ये प्रश्न जो है वो स्वयं लिखना है। अगला प्रश्न है जैसे प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो भी हमें अंक प्राप्त होते हैं उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका सूत्र भी हम लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब है। तो सकल राष्ट्रीय आय से आशय इसमें सारी आर्थिक क्रियाओं से जो भी हमें आय प्राप्त होती है, यानी हम पैसे कमाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो अभौतिक हो, यानी सेवा क्षेत्र के भी हों, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत हम बता सकते हैं कि किसी भी देश में उत्पादित कुल आय को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब इसमें आर्थिक क्रिया से होने वाली आय को शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू यानी हमारे देश की भौगोलिक सीमा, यदि हम भारत देश के नक्शे को ध्यान में रखें तो उस नक्शे के अंदर भारत देश में जो भी उत्पादन होता है, यानी इसमें निर्यात वाला जो है वो नहीं शामिल होगा क्योंकि वो भौगोलिक सीमा से बाहर वाली बात है। तो घरेलू सीमा से आशय है कि भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन किया जाता है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। तो शिशु मृत्यु दर से आशय हमने देखा था कि 1000 बच्चों यदि 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें 1 साल की उम्र के पहले ही मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इसको हम 1000 में से निकालते हैं, प्रतिशत 100 में से निकाला जाता है और ये दर जो है वो 1000 में से निकाली जाती है। इसमें जो ये आंकड़ा जितना भी कम होगा तो विकास के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि वो बेहतर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि कम बच्चे मर रहे हैं ना, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बेहतर है। तो शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है क्योंकि इससे हम स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं। फिर जन्म के समय संभावित आयु से आप क्या समझते हैं, इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। तो जन्म के समय संभावित आयु जो हमने जीवन प्रत्याशा देखा था, यानी
जन्म के पश्चात कितने वर्ष तक लोग औसत रूप में जीवन जी रहे हैं। यदि संभावित आयु जो है वो उसके माध्यम से किसी भी देश में हम जो भी जीवन स्तर का पता लगा सकते हैं, यानी उस देश में मूलभूत सुविधाएं यदि अच्छी होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, लोगों की आय अच्छी होगी, तो वहाँ की संभावित आयु भी अधिक होगी। यानी अच्छे स्वस्थ जगह में व्यक्ति रह रहा है, स्वच्छ जगह में रह रहा है, यदि उसका रहन सहन का स्तर अच्छा है, उसे खान पान अच्छा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है वो ज़्यादा लंबी जिंदगी जिएगा। तो इससे संभावित आयु यदि अधिक होगी तो वहाँ की अन्य सुविधाएं भी बेहतर समझी जाती हैं। हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक औसत वयस्क जो है वो लंबी जिंदगी जो है वो जिएगा। शिक्षा किसी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है? तो शिक्षा का हम देखेंगे विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा से मानव संसाधन तैयार होता है, यदि मनुष्य यदि शिक्षित है तो एक शिक्षित मनुष्य जो है वो बेहतर तरीके से विकास में अपना योगदान दे सकता है। यदि हम व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो शिक्षा जो है वो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ता है। यदि हम स्वयं भी यदि शिक्षित हैं तो हम कई क्षेत्र में प्रवेश ले सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और यदि कोई भी कार्य कर रहा है, एक पढ़ा लिखा किसान भी है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से या अन्य ऐसे संसाधनों के माध्यम से वो देख सकता है कि कैसे वो उपज अच्छी प्राप्त करे, उपज के क्षेत्र में कौन-कौन सी वो टेक्नोलॉजी अपनाए। तो शिक्षा का जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए शिक्षा जो देश के विकास में अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? तो यहाँ साक्षरता से आशय हमने देखा था कि 7 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं या बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे हैं यदि तो साक्षर माने जाएंगे, और यदि 7 वर्ष उससे अधिक के लोग यदि पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो निरक्षर समझे जाएंगे। तो आर्थिक विकास के लिए साक्षर होना, साक्षर यानी पढ़े लिखे होना, शिक्षित होना क्यों आवश्यक है? तो साक्षरता का संबंध भी शिक्षा से है। यदि हम साक्षर होंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, दक्षता में वृद्धि होगी, हमें रोजगार भी प्राप्त होगा, हम नई नई तकनीकी को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, लागू कर पाएंगे, जो कि विकास के लिए आवश्यक होती है। नए उद्योगों को यदि हमें स्थापित करना है तो हमें नई क्षमता का विकास होगा। इसके अलावा साक्षर हैं यदि हम, तो स्वच्छता, स्वास्थ्य या बीमारियों के प्रति जागरूक होना या अन्य चीज़ें जो हैं वो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय से आशय भी हमने देखा था। राष्ट्रीय आय जो होती है वो किसी भी देश की, यानी राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है प्रति वर्ष की जाती है, हर वर्ष की जाती है। तो राष्ट्रीय आय ने किसी भी राष्ट्र में जो भी उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उनके मौद्रिक मूल्यों का योग किया जाता है, और उसके पश्चात उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ा जाता है, या निर्यात और आयात के बीच का अंतर भी जो हम इसमें जोड़ देते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक भी हमने देखा था, ये 3 चीज़ों पर आधारित होता है: जीवन प्रत्याशा, आय और शिक्षा का स्तर। तो इन चीज़ों का समग्र आंकड़ा सूचकांक लिया जाता है, उसके समग्र आंकड़े लिए जाते हैं, उसके आधार पर हम किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक को ज्ञात कर सकते हैं। यानी विकास में यदि हम केवल आय को लेकर चलें तो वो विकास का मापदंड सही नहीं होता। इसमें अन्य मापदंड जो कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं उनको लेकर चला जाता है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो हो सकता है। थैंक यू।